नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी की नगरी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम समझेंगे क्लास 10 कोर्स बी का स्पर्श भाग 2 जो पाठ्य पुस्तक है आप सबके पास, उसका चैप्टर 5 यानी कि पर्वत प्रदेश में पावस, जो आपका पद्यखंड से है। और इस कविता के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो कविता है, इस कविता में कवि पंत ने पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा के दृश्य और उसके प्रभाव का बहुत ही मनोहारी चित्रण किया है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे इस कविता से संबंधित जो कठिन शब्द है उसके अर्थ और साथ में इस कविता की संपूर्ण व्याख्या। तो इस कविता में पंत जी ने वर्षा ऋतु में पर्वतीय क्षेत्र का वर्णन किया, जैसा कि मैंने अभी बताया आप सभी को। तो पर्वतीय क्षेत्र में जो प्रकृति पल पल अपना रूप बदलती है, ठीक है, जो एक जादुई और मनोहारी दृश्य प्रस्तुत करती है, उसे कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो देखिए कवि क्या कहते हैं। कवि कहते हैं, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग्ध सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। तो सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ हम समझते हैं। पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु, पल पल आप सभी को पता ही है यानी कि क्षण क्षण, परिवर्तित यानी बदला हुआ। फिर देखिए प्रकृति वेश यानी प्रकृति का रूप, मेखलाकार का अर्थ होता है करघनी के आकार की पहाड़ की ढाल, अपार यानी असंख्य, सहस्त्र का अर्थ होता है हजारों, ठीक है। फिर देखिए दृग्सुमन का अर्थ होता है पुष्प रूपी आंखें, अवलोक यानी देख रहा है, और महाकार यानी कि बड़ा ढांचा। तो कवि ने इस पंक्तियों में, इस काव्यांश में वर्षा ऋतु में पहाड़ों की मनोरम दृश्यावली का वर्णन किया है। प्रकृति के प्रति पल बदलते रूप सौंदर्य का बहुत ही मनोरम चित्र अंकित करते हुए पंत जी कहते हैं कि पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश यानी पर्वतीय क्षेत्र में पावस ऋतु थी। कौन सी ऋतु थी? पावस यानी कि वर्षा ऋतु थी, ठीक है। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, और वर्षा ऋतु के कारण पल पल पर जो प्रकृति की सुंदरता थी वो पल पल अपना वेश बदल रही थी, ठीक। मेखलाकार पर्वत अपार, फिर कवि कहते हैं कि जो मेखलाकार यानी कि जो पर्वत मंडलाकार जो पर्वत है वो अपने सहस्त्र दृग्ध सुमन फाड़, ठीक है। तो ये जो पर्वत है वो तालाब के जल में अपने प्रतिबिंब को देखकर मुग्ध होता जान पड़ता है। इस कविता में देखेंगे तो इस कविता का मानवीकरण भी कवि ने किया है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे विशाल पर्वत तालाब में अपने ही प्रतिबिंब को देख रहा है और मुग्ध हो रहा है, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, यानी अपने विशाल स्वरूप को वो क्या कर रहा है, बार बार उसमें देख रहा है और मुग्ध हो रहा है। आगे देखिए, जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल, जिसके चरणों में यानी कि नीचे क्या है, दर्पण की तरह वो तालाब फैला हुआ है और उसी में वो अपने स्वरूप को, अपने प्रतिबिंब को देखकर मुग्ध हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो पर्वत अपने हजार हजार पुष्प रूपी आंखों से नीचे फैले जल में अपने विशाल आकार को निहार रहा है, ठीक है। उस पर्वत के पांवों के पास एक विशाल तालाब है जो दर्पण के समान, उसमें के जो जल है वो दर्पण के समान प्रतीत हो रहे हैं, जो कि एकदम स्वच्छ और पारदर्शी हैं, जिसमें पर्वत अपने प्रतिबिंब को देख रहा है, ठीक है। आगे की पंक्तियां देखिए, गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में लनस नस तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। फिर कवि कहते हैं यहाँ पे कि कठिन शब्दों को देखते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे गिरी यानी पर्वत, गौरव का अर्थ होता है महिमा, ठीक है, मद यानी कि मस्ती, नस नस यानी रग रग, और उत्तेजित का अर्थ होता है भड़काया हुआ, लड़ी यानी माला, ठीक है, जैसे मोतियों की लड़ियाँ होती है यानी मोतियों की माला, झरता यानी कि गिरता हुआ, निर्झर अर्थात झरना। फिर कवि कहते हैं यहाँ पे कि
तो इन पंक्तियों में हम देखेंगे कि पर्वतों से बहते झरने और ऊंचे वृक्षों के सौंदर्य का वर्णन कवि ने यहाँ पे किया है। गिरी का गौरव गाकर झरझर, तो ये जो झरने हैं ये झरझर करके जो गिर रहे हैं ऊपर से, वो क्या कर रहे हैं, गिरी का गौरव यानी पर्वतों की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। ठीक है, तो पहाड़ों पर बहने वाले झाग से भरे झरने ऐसे सुंदर लग रहे हैं मानो ये मोतियों की लड़ियां हों। और ये जो झरने ऊपर से पर्वतों से नीचे की तरफ गिर रहे हैं एकदम एक लड़ी से, एकदम दूध की जैसे सफ़ेद, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मोतियों की लड़ियां हो, यानी कि मोतियों की माला हो। ठीक है, देखिए मोतियों की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे झरने, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि मोतियों की लड़ियां, मोतियों की माला ऊपर से नीचे गिर रही है। ठीक है, और इनके स्वर में, ये जो गिर रहे हैं झरने, उनका जो स्वर है वो नस नस में उत्तेजना को भर देता है। फिर देखिए, गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरवर है, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता कर। तो यहाँ पे उच्च आकांक्षाओं का अर्थ होता है ऊंचा उठने की इच्छा, तरवर यानी पेड़, नीरव का अर्थ होता है मौन शांत, अनिमेष यानी एक टक, अटल यानी सदा बना रहने वाला। फिर देखिए, चिंता पर यानी चिंता में मग्न। फिर कवि कहते हैं कि प्रकृति के इस सुंदर दृश्य से तन मन रोमांचित हो उठता है। पर्वत की छाती पर गिरिवर के उर से, उर यानी हृदय, उर से उठ उठ कर, है ना, तो पर्वत की छाती पर ऊंचे वृक्ष मन में ऊंची आकांक्षाओं के समान है। आप सभी पर्वतीय प्रदेश में अगर गए होंगे तो देखे होंगे किस तरह से पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं और उसके ऊपर एकदम लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। ठीक है, तो है झांक रहे नीरव नभ पर, तो ये जो पेड़ है वो इस तरह से नभ यानी आकाश, आसमान की तरफ देख रहे हैं, झांक रहे हैं। ये शांत आकाश में झरते हुए एकदम मौन, अपलक, अटल और चिंतित खड़े हैं। ठीक है, आगे की पंक्तियां देखिए। उड़ गया अचानक लोभ उधर, फड़का अपार वारिद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। फिर यहाँ पे कवि कहते हैं कि इन पंक्तियों में उन्होंने बदलते प्रकृति के दृश्य का रमणीय शब्द चित्र अंकित किया है। इनमें कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में बादलों के अचानक उठने, उड़ गया अचानक लोभ उधर, बादल आ रहे हैं फिर उड़ जा रहे हैं, यानी कि छट जा रहे हैं, तो अचानक बादलों के ऊपर उठने आसमान में छाने और फिर मूसलाधार बारिश के रूप में बरसने। ठीक है, रव शेष रह गए हैं निर्जर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। तो ये जो प्रक्रिया है, यानी कि अचानक आसमान में बादल छा जाते हैं, आकाश में पूरे छा जाते हैं, फिर मूसलाधार बारिश होने लगती है और तालाबों से उठने वाली धुंध का चित्रात्मक वर्णन यहाँ पे कवि ने किया है। फिर देखिए, धस गए धरा में सभे साल, उठ रहा है धुआं जल गया है ताल, यूं जलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। फिर देखिए, कवि कहते हैं कि इस तरह शाल के वृक्ष भी मानो भयभीत होकर धस गए हैं, तालाब से धुआं उठने लगा है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो इंद्र भी अपनी जादूगरी के खेल दिखाता हुआ इधर उधर घूम रहा है। यानी कि कवि यहाँ पे इस कविता के माध्यम से हमने देखा कि किस तरह से कवि ने प्राकृतिक उपादान जैसे कि पर्वत, झरने, फूल और बादल को मिलाकर एक अद्भुत इंद्रजाल रचते हैं, है ना। और कवि ने ये जो इस क्षण का, ये जो क्षण भंगुर है, ये जो सौंदर्य यानी कि हमेशा रहने वाला नहीं है, तो इस क्षण भंगुर सौंदर्य को भी कवि ने बहुत ही सजीवता के साथ इस कविता के माध्यम से चित्रित किया है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को पर्वत प्रदेश में पावस की कविता जो है पंत जी की, वो अच्छी तरह से समझ आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।